हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट। मतलब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वन शॉट का एक बढ़िया प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो हमारा है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में और दिष्ट धारा के बारे में, इसका अंतर भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा पहले बता दो। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। समय के साथ कितना आवेश बहता है, समय के साथ कितना आवेश बहता है बच्चों, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है दिष्ट धारा और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ जैसे मैं कह देता हूँ समय के साथ कितना आवेश बह रहा है या समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, ये बच्चों आपका विद्युत धारा है। और ये विद्युत धारा 2 प्रकार से होता है, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा सर कहाँ से हम समझ सकते हैं? जैसे आपके घरों में जो विद्युत होता है बच्चों, जो कि आप लोग देखते हैं 240 वोल्टेज का लगभग होता है, 240 वोल्ट का होता है, तो वो आपका प्रत्यावर्ती धारा है। लेकिन प्यारे बच्चों जैसे आप लोग देखते हैं एक बैटरी या सेल, उसमें जो धारा ली जाती है वो अपना दिष्ट धारा होता है। इसलिए बच्चों दिष्ट धारा में उतना ज़्यादा आप लोगों को खतरा नहीं रहती। यदि बैटरी से जो करंट ली जा रही है उससे खतरा नहीं है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को यदि आप टच कर दिए और आपका शरीर जो है ज़मीन को टच करता हुआ नज़र आ रहा है तो भैया उससे आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी प्रत्यावर्ती धारा को टच ना करें, है ना। आप दिष्ट धारा को टच कर सकते हैं। तो आवेश के साथ साथ समय के साथ साथ आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक आपका प्रत्यावर्ती धारा और एक दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में क्या होता है बच्चों? ये 2 प्रकार से होता है, एक समदिष्ट धारा और एक आपका परिवर्ती दिष्ट धारा। ठीक है। अब जैसे आप लोग बच्चों इसमें दिष्ट धारा की बात करते हैं तो इसका मान परिवर्तित होता है लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं रहता, दिशा नहीं बदलता बच्चों, दिशा नहीं बदलता। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में बच्चों परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलता है। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, है ना। यानी समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों में बदलाव हो। जैसे बच्चों जब आप प्रत्यावर्ती धारा देखोगे सुरंग गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। अब देखो हम ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, उतना ही काम की बात करेंगे जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है बच्चों। अब यदि हम दिष्ट धारा की बात करें तो बच्चों ये आपका या तो परिमाण समान होगा या तो परिमाण ऐसे थोड़ा बहुत बदलेगा, है ना, लेकिन दिशा सेम रहती है। तो दिष्ट धारा जिसका दिशा परिमाण है ना परिवर्तित नहीं होता बच्चों, यानी कहने का मतलब परिवर्तित, जैसे आपका जो परिमाण है परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं होता, दिष्ट धारा कहलाता है। वहीं पे प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट में जो दिशा और परिमाण दोनों बदलता रहता है। ठीक, तो पहला अंतर आपको क्लियर। जो दिष्ट धारा होता है बच्चों इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपके घरों में जो विद्युत आती है ना, जो करंट आती है बच्चों, तो आप लोग देखते हैं कि घर में, घर से बाहर या मोहल्ले में या कहीं भी एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जैसे 11,000 kV, है ना, मतलब बोलते हैं 11,000 वोल्टेज वाली जो केबल लगी रहती है बच्चों, जो मेन लाइन होती है, उससे फिर ट्रांसफार्मर क्या करता है ना, वोल्टेज को कम करता है। अब चाहे ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपके घरों तक उतनी ज़्यादा वोल्टेज की करंट ना पहुंच पाए, है ना। तो दिष्ट धारा में है किसी प्रकार से ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्मर का मदद करके बच्चों धारा के मान को बढ़ा भी सकते हैं, धारा के मान को कम भी कर सकते हैं। ठीक है। विद्युत लेपन में दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है और हम प्रत्यावर्ती धारा का विद्युत लेपन में प्रयोग नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक बनाने में इसका उपयोग करते हैं दिष्ट धारा का, लेकिन बच्चों प्रत्यावर्ती धारा इसमें विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। जब दिष्ट धारा की बात करते हैं तो मापन यंत्र
इसके चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है और इसके ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ये कम खतरनाक होता है और जो अपना प्रत्यवर्ती धारा होता है अधिक खतरनाक होता है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा में यदि कभी परिभाषा पूछ दिया जाए बच्चों, तो परिभाषा तो आप आसानी से बता सकते हो कि प्रत्यवर्ती धारा आप किस धारा को बोलेंगे, जिसमें परिमाण दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन दिष्ट धारा की बात आ जाएगी तो आप बता सकते हो कि भाई परिमाण बदल सकते हैं, बदले या ना बदले, किंतु दिशा नियत रहती है, वो आपका दिष्ट धारा होता है। दिष्ट धारा कम खतरनाक होता है, प्रत्यवर्ती धारा अधिक खतरनाक होता है। दिष्ट धारा में हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रत्यवर्ती धारा में ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। वोल्टेज को बढ़ाना है घटाना है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आगे आप पढ़ोगे बच्चों, जो वोल्टेज को बढ़ाएगा उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे, जो वोल्टेज को कम कर देगा उसे अपचाई ट्रांसफार्मर बोलेंगे। आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट सीखेंगे। इसका उपयोग हम विद्युत लेपन के लिए करते हैं, लेकिन प्रत्यवर्ती धारा बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इससे चुंबक भी बनाते हैं, इससे नहीं बनता बच्चों। तो ये 3-4 आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। चलिए क्लियर। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रत्यवर्ती धारा का जो समीकरण बच्चों I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। यदि बच्चों वोल्टता के लिए होगा तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक। यदि विद्युत वाहक बल की बात करें तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ठीक। ये फार्मूला है। कहोगे सर इसको भी प्रूव करो, तो आपके सिलेबस में प्रूव करने के लिए बिल्कुल नहीं है, आप परेशान नहीं होना, ठीक है बच्चों। यदि मैं आपसे कह दूं कि I0 है क्या, I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान। शिखर मान क्या है, मतलब अधिकतम मान। धारा का शिखर मान मतलब अधिकतम मान। V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान, अधिकतम मान है बच्चों, है ना। प्रत्यवर्ती धारा के किसी भी दिशा में अधिकतम मान जो होता है शिखर मान कहलाता है। यदि आवर्तकाल की बात करूं, आवर्तकाल 2π/ω होता है। जैसे मान लीजिए प्रत्यवर्ती धारा इस तरीके से चलता बच्चों, है ना, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं आवर्तकाल, ठीक है। अब बच्चों ये 2π दूरी हो गया, ये कोणीय वेग हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो टोटल दूरी कितना डिग्री 360, और वेग कितना बच्चों, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी कितना 360 डिग्री कोण, और चाल अपना ओमेगा, तो 2π ओमेगा। ये भी आप लोगों को फार्मूला याद रखना है, ठीक है। यदि मैं कह दूं आवृत्ति, इकाई सेकेंड में कितने बार कंपन कर रहा है, तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति कहलाता है, जिसको हम ω/2π से रिप्रेजेंट कर देंगे। हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताते चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, एक थ्योरम मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन आया करता बच्चों एक पूर्ण चक्र में और एक अर्ध पूर्ण चक्र में, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए अपना प्रत्यवर्ती धारा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। प्रत्यवर्ती धारा इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो एक पूर्ण चक्र में, पूर्ण चक्र इतना कहलाया और अर्ध पूर्ण इतना कहलाया। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। और बच्चों आधे चक्र में, जैसे यहाँ टाइम कितना है, टाइम बराबर 0, और एक पूर्ण चक्र में जो टाइम है उसका आवर्तकाल कहलाता है, और यहाँ पर बच्चों टाइम जो होगा हाफ होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, 2-4 लाइन में काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा भटकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा। तो किसी भी समय में प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये थ्योरम अभी इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस नोट्स में नहीं है, बाकी जो हम प्रॉपर नोट्स देते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें आपका प्रॉपर नोट्स लेना है, जो आप प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो उसके चार्जेस कितने लगते हैं बच्चों, मात्र उसके चार्जेस आपके लिए, है ना, 100 रुपये है, जिसमें ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 29 91 49 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चा, 9685299149, ठीक है। चलिए, किसी भी क्षण प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण हो गया। यदि मैं कह दूं औसत निकालना चाहता हूं, औसत निकालना चाहता हूं, औसत का मतलब तो यही है कि भाई कुल 0 से, यदि एक पूर्ण चक्र 0 से t समय में, 0 से t समय में, है ना, टोटल आवेश कितना है, आवेश, टोटल आवेश, भाई 0 से t समय में कितना आवेश है टोटल, है ना, और कुल समय, यही तो औसत होता है। कुल समय मतलब 0 से t समय में कितना आवेश बह गया और कितना अपना समय लगा। अच्छा, 0 से लिमिट बता रहा है, 0 से t समय में, 0 से t समय में आवेश, आवेश का मतलब होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। हम एकदम शॉर्टकट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। और कुल समय कितना लग रहा है, तो आवर्तकाल अपना कैपिटल T हो गया, ठीक है बच्चों। देखना बहुत सिंपल है, ये नोट्स में रहता है,
ध्यान रखना, ये पूरा हिंदी वगैरह अभी सोचोगे कि यहाँ पे मैं लिखूं तो अभी वक्त नहीं है बच्चा, अभी यहाँ पर वक्त नहीं है पूरा हिंदी लिखने का, क्योंकि वन शॉट रिवीजन चल रहा है। अब आई का मैंने मान बता दिया कि सर आई का मान तो आपने बता दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी अपान कैपिटल टी, बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, जैसे अपना कैपिटल टी यहाँ रहना चाहिए, स्मॉल टी लिख दिया, अगली बार कैपिटल टी लिख, इसको बाहर ले लूँगा तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, बचेगा कितना अंदर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी और डी टी। साइन का समाकलन सर माइनस कास होता है, हाँ बाबू माइनस कास होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस कास होता है, क्या होता है माइनस कास, तो माइनस कास ओमेगा टी, और जो कांस्टेंट है ना बच्चों ओमेगा वो नीचे आता है समाकलन में, याद रखिएगा समाकलन का फॉर्मेट है। मैथ वाला बच्चा तो यूं 1 मिनट में समझ गया होगा कि हाँ सर मैथ तो काम आ रहा है। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, जैसे अपना आई नॉट हो गया, कैपिटल टी ओमेगा बाहर आ गया। अब जब पहले अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट मतलब इस टी को रखेंगे, इस टी को रखेंगे बच्चों, है ना, कैपिटल टी की जगह, जैसे माइनस कास ओमेगा कैपिटल टी रख देते हैं, ठीक है, और ओमेगा तो बाहर आ गया, फिर माइनस लगा के जीरो रखेंगे, कास ओमेगा जीरो रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ से खेल में ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा समझिएगा, आई नॉट अपान टी ओमेगा, बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ तो माइनस कास ओमेगा टी ही रहेगा, और ये कास जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा सर, कास जीरो, कास को गुणा करेंगे तो कास जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कास जीरो आ जाएगा, कास जीरो का मान 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, क्या रखना है, आपने पढ़ा कि ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी, देखना बच्चों आई नॉट टी ओमेगा रहने दो, यहाँ पर माइनस कास ओमेगा 2 पाई अपान, ओमेगा की जगह 2 पाई अपान टी कर दो, और कैपिटल टी, इस ओमेगा को काट दो, टी से टी कैंसिल, और 2 पाई मतलब 360, और 360 मतलब -1 प्लस 1 है, ठीक है। देखो बच्चों ये अपना माइनस कास 360 डिग्री प्लस 1, ठीक है, और माइनस कास 360 डिग्री का मान -1 होता है प्लस 1, कुल मिलाकर बच्चों माइनस प्लस 0 तो 0 आ जाएगा। और ये अपना किसके लिए था बच्चों, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान। अब बताओ भाई, अब बताओ यदि ये आप लोगों से बन गया तो अर्धपूर्ण चक्र में भी हम निकाल लेंगे। ये आप लोगों को थ्योरम मिलेगा बच्चा हमारे नोट्स में, यहाँ पे थ्योरम नहीं है ये, तो परेशान मत होना कि सर आपने नहीं दिया, भैया हमने समझा दिया, तरीके से समझाया, एक एक पॉइंट समझा दिया कि भाई हमने कहा किसी क्षण प्रत्यवर्ती धारा का समीकरण औसत हमको मान निकाला है, प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान, तो 0 से t समय में, मतलब एक पूर्ण चक्र की बात की जा रही है, एक पूर्ण चक्र में कुल कितना आवेश बह रहा है वो धारा, और कुल समय, यही तो औसत है बच्चों। तो आई का मान रख दिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे डी टी रहेगा ही, है ना। फिर बच्चों ये आई नॉट अपान टी बाहर ले लिए, साइन का समाकलन हो गया, कास होता है, कांस्टेंट नीचे जाता है, अवकलन होता है तो कांस्टेंट सामने आता है, साइन का माइनस कास हो गया, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखे फिर लोअर लिमिट रखे, कास जीरो का मान 1 होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अपना यहाँ पे वैल्यू सेम है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी रख दो, ओमेगा की जगह 2 पाई अपान टी, टी से टी कट गया तो कास 360 आ गया, कास 360 का मान 1 होता है, माइनस पहले से लगाए तो -1 + 1 0 हो गया, कुल मिलाकर के 0 आ गया। यानी एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। एक पूर्ण चक्र में बच्चों, यानी हम बात करें आई एवरेज किसके लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया। अच्छा सर अर्धपूर्ण चक्र क्या होगा, अर्धपूर्ण चक्र में जैसे मैंने कहा टी है बच्चों, इसको टी हाफ कर दूंगा, है ना, और यहाँ भी बच्चों कुल समय अंतराल है तो इसको भी टी हाफ कर दूंगा, सही है कि नहीं, मजा आएगा। यहाँ भी बच्चों टी हाफ कर दूंगा, यहाँ भी टी हाफ कर दूंगा, है ना, हर जगह टी हाफ कर दूंगा, टी हाफ कर दूंगा, तो यहाँ भी टी हाफ कर दूंगा कि नहीं, यहाँ भी टी हाफ कर दूंगा, मतलब हर जगह समय आधा हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यदि मैं 1-2 मिनट आपसे समय ले लूँ तो देखना बच्चों मैंने क्या बोला, यहाँ तक आप लोगों को तो समझ में आ गया कि भैया एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान, देखो मैंने कहा आई एवरेज, अर्धपूर्ण बच्चों 0 से टी हाफ के लिए बात कर रहे हैं, आई डी टी, अर्धपूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं, टी हाफ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टी हाफ की बात कर रहे हैं। अच्छा सर आप ये बता दो आई का मान कितना, देखो ये यहाँ जाएगा बाहर जाएगा, टी हाफ बाहर जाएगा और आई बाहर जाएगा, आई का मान पहले रख दो सर, यानी 2/t कर दो
और 0 से t/2 कर दो, I0 साइन ओमेगा t कर दो और dt है ही। फिर I0 बाहर हो जाएगा तो 2i/t, ठीक है, t हाफ रहेगा बच्चों। फिर अपना कितना बचेगा, साइन ओमेगा t dt। I0 बाहर ले लिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद साइन का वही समाकलन। सर क्या वही बता रहे हो भैया, हमारे सिलेबस में है थोड़ा सा, तो हम माइनस कास ओमेगा टी करेंगे बच्चों और ओमेगा नीचे आ जाएगा, लिमिट 0 से t/2। अब बस इतना हो रहा है कि हाफ हो रहा है, हर जगह t हाफ हो रहा है, t हाफ हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है भैया, खेला कुछ नहीं है। जैसे अपना 2i0/t है, t के जगह t हाफ हो रहा है। जैसे बच्चों जब लिमिट रखेंगे तो ओमेगा भी बाहर ले लो, हमने ओमेगा भी बाहर ले लिया, इस ओमेगा को बाहर ले लिया, माइनस कास ओमेगा टी की जगह हाफ, फिर बच्चों माइनस लगा दो, माइनस कास ओमेगा 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 इंटू 0। तो इसका मान तो सर, इसका मान तो हमको पता है, इसका मान तो अपना भाई कितना हो जाएगा, कास 0 का मान 1 होगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो बच्चों इसके आगे देखते हैं भैया, आगे ये अपना टी ओमेगा है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे माइनस कास ओमेगा t/2 रहेगा और ये -1 +1 हो जाएगा। यहाँ तक खेल में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब ओमेगा का मान रखते हैं, ओमेगा का मान रखते हैं है ना 2π/t, ओमेगा का मान रखते हैं 2π/t। जैसे बच्चों 2 है, I0 है, यहाँ पर रखते हैं 2π/t, ठीक है सर। यहाँ भी रख दो माइनस कास ओमेगा का मान 2π/t और t/2 है, ये +1 है। 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, है ना। कितना बचा बच्चों, I0/π और यहाँ पर कास पाई का मान कितना होता है, -1 और +1 है, ये यानी कितना हो गया बच्चों 2I0/π, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो अर्धपूर्ण चक्र में ये अपना आंसर आ गया बच्चों। तो पूर्ण चक्र में शून्य आता है लेकिन अर्धपूर्ण चक्र में शून्य नहीं होता, ठीक। तो 2 थ्योरम अपन ने कर लिया। अब ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन काम का नहीं है, अरे बबुआ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। एक पूर्ण चक्र में और अर्धपूर्ण चक्र में धारा का मान हमने निकाल दिया। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, केवल संधारित्र जुड़ा हो, उसके लिए आरेख बनाना है, धारा कालांतर और धारती प्रतिघात ज्ञात करना है। क्या जुड़ा हो बच्चों, क्या जुड़ा हो, केवल और केवल संधारित्र जुड़ा हो। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक चीज़ और समझा देना चाहता हूँ। क्या समझाने जा रहे हो सर, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिघात और प्रतिबाधा, क्योंकि ये तीनों के आधार पर ही हमको समझ में आएगा। पहले आप लोग समझो प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, जब किसी चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाए वो प्रतिरोध है, ठीक है सर। प्रतिघात क्या है, प्रतिघात का मतलब या तो आपका कुंडली हो, इसके द्वारा अवरोध डाला जाए, या तो प्यारे बच्चों संधारित्र हो, इसके द्वारा अवरोध डाला जाए, वो प्रतिघात कहलाता है। जब प्रतिबाधा की बात करते हैं बच्चों, प्रतिबाधा की बात करते हैं तो प्रतिबाधा में प्रतिरोध कुंडली है ना, या तो बच्चों प्रतिरोध संधारित्र का कॉम्बिनेशन हो, या तो बच्चों कुंडली संधारित्र हो, या तो तीनों का कॉम्बिनेशन हो। मतलब इन कॉम्बिनेशन के माध्यम से जब अवरोध डाला जाता है वो प्रतिबाधा कहलाता है। तो प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा। प्रतिरोध को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर। तो बच्चों जब किसी परिपथ में चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाए वो प्रतिरोध है। जब किसी परिपथ में या तो प्रेरक कुंडली या तो संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाए वो अपना क्या है, प्रतिघात है। जब बच्चों इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली, संधारित्र में से कम 2 के द्वारा अवरोध डाला जाए वो अपना प्रतिबाधा है, ठीक है। कोई दिक्कत। इसका मान बच्चों, प्रतिरोध का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है
और इसका मान आवृत्ति पर निर्भर करता है और इसका भी मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। याद रखिएगा। दूसरा अंतर, पहला अंतर आपको पता है कि तार द्वारा, चालक तार द्वारा जब अवरोध डाला जाता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, जब किसी प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा अवरोध डाला जाए वो प्रतिघात कहलाता है। लेकिन बच्चों जब हम इनके कॉम्बिनेशन यानी प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा में से कम 2 के द्वारा अवरोध डाला जाए वो प्रतिबाधा कहलाता है। इसका जो मान है बच्चों, है ना, इसका मान प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। इसका मान और इसका मान दोनों का करता है। इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल X से और इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चीज़ें क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा हो बच्चों, केवल एक संधारित्र जुड़ा हो। संधारित्र जुड़ा हो इसका मतलब देखो, अभी आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये एक आपके पास संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र है बच्चों जिसकी धारिता C है और किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता का जो समीकरण होता है, जैसे यहाँ पर अपना अल्टरनेट करंट भैया एक माध्यम है, तो किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t है। इसलिए बच्चों स्टार्टिंग में बता दिया कि प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t। इतना क्लियर है। अच्छा, क्या क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझो। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, प्रत्यवर्ती धारा में केवल संधारित्र लगा हो तो आरेख बनाइए, धारा कलांतर एवं धारती प्रतिघात मतलब धारा का मान निकालो, फिर कलांतर और धारती प्रतिघात मतलब अधिकतम धारा निकालो बच्चों, है ना, ये सब चीज़ निकालना है। ठीक, धारा का मान निकालना है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे बच्चों संधारित्र जुड़ा है, इतना क्लियर है। संधारित्र पर यदि आवेश कुछ न कुछ दिया जाएगा, संधारित्र पर आवेश कितना है, Q है। संधारित्र पर आवेश Q है तो बच्चों Q बराबर आप लोग बता सकते हो धारिता के फार्मूला से, Q बराबर CV होता है। सही है। अच्छा, Q बराबर CV तो V का मान है V0 sin ओमेगा t, ये भी सही है। सर इसको क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि हमको धारा का मान बोला है और धारा का मतलब होता है समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, तभी तो धारा निकलेगा। समय के साथ कितना आवेश बह रहा है तो Q का मान हो गया V0 sin ओमेगा t। इसलिए हमें बच्चों इनकी ज़रूरत पड़ गई। ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें मान निकालना है। ज़रूरत नहीं पड़ती यदि मान हमको नहीं निकालना रहता। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हमारा कुछ कांस्टेंट आ रहा है CV0, बाहर ले लो, d/dt साइन ओमेगा टी। बच्चों जब समाकलन था भी आपने देखा था तो माइनस कास हुआ था, लेकिन यहाँ पे बच्चों अवकलन है तो कास ओमेगा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कास ओमेगा टी। ध्यान रखना यहाँ पे अवकलन हो रहा है और जब अवकलन होता है तो जो कांस्टेंट है वो सामने आता है, ओमेगा सामने आ जाएगा। जब समाकलन था तो कांस्टेंट नीचे जाता था, अवकलन हो रहा है तो कांस्टेंट सामने आता है, अवकलन हो रहा है तो कांस्टेंट सामने आता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये i बराबर है बच्चों, लेकिन इसको हमको साइन में बदलना है। क्यों? क्योंकि i का जो मान होता है, मैंने बताया i बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इस फॉर्मेट में इसको हमको सेट करना है। तो अभी ना हमको ये दिख रहा है ना तो साइन दिख रहा है, तो एक काम करते हैं कि यदि हम ऐसा क्या रख दें कि भाई ये साइन में बदल जाए, तो हम बच्चों एक फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होता है ना, ओमेगा सी V0 हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी, ये अपना कॉस थीटा ही होगा द्वितीय चतुर्थांश में। आप लोग यदि चतुर्थांश जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये आप त्रिकोणमिति 10th क्लास में भी पढ़ते हो, है ना। अब बच्चों इसको अपन बात करें कि I बराबर, इसको कहते हैं I0। अब ये साइन है ना ओमेगा टी प्लस π/2 हो गया। अब ये समीकरण दिखने लग गया ना कि I बराबर I0 sin ओमेगा टी। हाँ भाई, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 1 और 2 के बीच में देखो, ये ओमेगा टी है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, लेकिन यहाँ पर π/2 आगे है। तो कलांतर में यदि आपसे पूछूंगा तो कलांतर कैसे करोगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, π/2 का कलांतर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों, कलांतर भी हमने निकाल दिया। चलो हम बात करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे थ्योरम शुरू किया है, तो ये अपना बच्चों किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देखो, हमने कहा किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा टी। अच्छा, टी समय में आवेश Q हो तो Q बराबर C भी हो गया, है ना। V का मान रख दिया बच्चों, इतना आ गया। अच्छा, हमने कहा धारा निकालना है। क्या निकालना बच्चों, धारा। और धारा का मतलब होता है समय के साथ कितना आवेश बह रहा है।
हमने क्यू का मान रख दिया। फिर प्यारे बच्चों सी भी नॉट बाहर ले लिया। साइन ओमेगा टी का जो अवकलन हुआ तो कास ओमेगा टी हो गया। साइन ओमेगा टी का अवकलन हो गया कास ओमेगा टी। अच्छा साइन 90 प्लस थीटा और कॉस थीटा होता था, यहाँ फॉर्मेट लगा दिया बच्चों। और इसको अपन ने आई नॉट बराबर इसको पूरे की जगह आई नॉट रख दिया और ये हो गया, जहाँ पे आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान हो गया। कलांतर हमने निकाला, कलांतर हमने आपको निकाल कर बताया कि दोनों के बीच कलांतर कितना है, π/2 रेडियन है। कैसे, आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाया कि समीकरण 1 है बच्चों और इस समीकरण 2 दे दो या समीकरण 3 दे दो। इस समीकरण 1 है और इसको समीकरण 3 दे दिया गया। समीकरण 2 अपना यहाँ पे है, तो जो भी समीकरण दोगे उसके आधार पर, समीकरण अपना 1 यहाँ पे देख रहे हो साइन ओमेगा टी है और यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो कितना डिफरेंस है, π/2 का, तो कलांतर π/2 का हो गया। कलांतर π/2 का हो गया। अब हमको निकालना है प्रतिघात। क्या निकालना बच्चों, प्रतिघात। समझाता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। हमने आपको कहा कि आई बराबर आया, क्या आया, ओमेगा सी भी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यही तो आया था। ठीक है, जहाँ पर बच्चों हमने कहा कि इसको आई नॉट बराबर ओमेगा सी भी नॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, इतना क्लियर, कोई दिक्कत। अब बच्चों देखिएगा, यदि मैं आपसे कह दूं कि इधर अपान ओमेगा सी ले आओ और इधर वी नॉट अपान आई नॉट को ले जाओ, या बच्चों वी नॉट अपान आई नॉट तो 1 अपान ओमेगा सी, और वी बटा आर होता है, चूँकि वी बटा आर वी बटा आई बराबर कितना होता है, आर। किंतु यहाँ पर बच्चों वी नॉट बटा आई नॉट बराबर होगा, क्या होगा, यहाँ पर C जुड़ा हुआ है, जब C जुड़ा हुआ है तो एक्स सी, क्योंकि हमने आपको बताया कि संधारित्र जुड़ा हो तो उसे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए एक्स सी हो जाएगा, यानी एक्स सी बराबर आ जाएगा 1 अपान ओमेगा सी। ठीक है, ये अपना क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, संधारित्रीय प्रतिघात आ गया। क्या आ गया, संधारित्रीय प्रतिघात आ गया बच्चों। ठीक है, तो एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी कैसे आया हमने बता दिया। ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, जहाँ न्यू आवृत्ति है तो 2 पाई न्यू सी हो जाता है बच्चों। ठीक, यदि मैं आपसे कह दूं फ्रेजर आरेख बताओ, तो मैंने आपको बताया कि यदि धारा बोल्टता ये है बच्चों, बोल्टता मतलब भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, तो धारा उससे पश्चगामी, धारा क्या है, अग्रगामी है भाई, धारा अग्रगामी है। गलत बता दिए सर। देखो मैंने ये बोला कि मान लीजिए किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण यहाँ पे है, आई बराबर आई नॉट साइन के फॉर्मेट में है, तो जो अपना भी है बच्चों भी नॉट पश्चगामी है, 90 डिग्री पश्चगामी। क्यों पश्चगामी है, देखो बच्चों यहाँ पे साइन ओमेगा टी कौन आगे है, आप देख लो, एक इस समीकरण को देख लो, इस समीकरण को देख लो, या यहाँ पे इस समीकरण को देख लो, कौन आगे बच्चों, ये आगे है, समीकरण 1 आगे है, समीकरण 2 आगे है, तो धारा अग्रगामी तो धारा आगे है, और वोल्टेज पश्चगामी तो वोल्टेज पीछे है। वोल्टेज पश्चगामी है तो वोल्टेज पीछे है बच्चों, वोल्टेज पश्चगामी है तो वोल्टेज पीछे है। इसके बाद अपना बच्चों अगला जो है केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। अब प्रेरक कुंडली वाला कहानी आ चुका है, ध्यान रखिएगा, सेम है बच्चों, बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये अपने पास प्रेरक कुंडली जुड़ा हुआ है, सिंपल सा है। यहाँ पे प्रत्यवर्ती बोलता है भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण 1 दे देते हैं। डायरेक्ट लगाना शुरू करेंगे, किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोलता का समीकरण, किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोलता का समीकरण। ठीक है, ये प्रत्यवर्ती बोल्टता का समीकरण हो गया। अब यदि आपसे कह दूं कि जब इसमें धारा बहता है बच्चों, है ना, तो इसमें विद्युत वाहक बल होता है ना, वो विद्युत वाहक बल होगा -L di अपान dt। अब ये कहाँ पढ़े हैं सर, ये आप लोगों ने प्रेरक कुंडली चैप्टर में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो फिर ये आपकी गलती है। ठीक है, विद्युत वाहक बल बच्चों di अपान dt। जैसे हमने आपको बताया था कि विद्युत वाहक बल वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, और बच्चों फाई बराबर होता है लाई, है ना, तो फाई बराबर लाई हो जाएगा, तो समानुपाती होता है d अपान dt Li, तो L बाहर आ जाएगा बच्चों, तो L बाहर माइनस रहता है d अपान dt, है ना, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, तो L बाहर आ जाएगा माइनस में I, तो ये विद्युत वाहक बल होता है ना। ये आप लोगों ने स्वप्रेरण की क्रिया में पढ़ा है, स्वप्रेरकत्व में पढ़ा है बच्चों। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी धारा लूप का नियम, कि भाई यदि ये कुंडली है, इसमें बोल्टता होगा और उसका प्रतिरोध मैं नगण्य मानकर चलता हूँ,
ठीक। और इसका बच्चों ये जो अपना धारा बह रहा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, LdI/dt इक्वल 0। ठीक है, इतना। अब बच्चों यहाँ से आ जाएगा V बराबर LdI/dt। ठीक। अब आप लोगों को V बराबर मान रखना है। V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा t बराबर LdI/dt। ठीक है। अब बच्चों देखना, यदि मैं आपसे कह दूं कि dt को इधर ले जाऊं, L को भी इधर ले जाऊं, पूरे को ले जाऊं, तो इधर बचेगा di। क्या बचेगा, di। L को भी इधर ले जाता हूं तो नीचे जाता है, L नीचे जाएगा, dt जाएगा तो ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। अब सर यहाँ से मैं कैसे धारा का मान निकाल दूं, तो t के सापेक्ष समाकलन करूँगा। t के सापेक्ष समाकलन क्या करूँगा बच्चों, समाकलन। समाकलन हो जाएगा t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, इधर t के सापेक्ष होगा और इधर तो बच्चों अपना i ही रहेगा। तो एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों di/dt है, बच्चों t के सापेक्ष ना करो, ऐसा कह दो कि समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो सीधा समाकलन लगा देंगे, V0/I साइन ओमेगा t dt। देखो बच्चों, एक का जो समाकलन होता है i के रिस्पेक्ट में i हो जाएगा। ठीक है, V0I बाहर ले लो, साइन का समाकलन माइनस कास होता है, माइनस कास, और जो ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ये लो, बाहर आ जाएगा, वो भी नीचे जाएगा। आप लोगों को इसके पहले फिर बताया था, जब अवकलन होता है तो सामने आता है, समाकलन होता है तो नीचे जाता है। अवकलन होता है तो अवकलन होता है बच्चों, यदि अवकलन होगा तो कहाँ जाएगा, अवकलन होगा तो सामने आएगा, और समाकलन होगा तो नीचे जाएगा। ये L है बच्चों, L था ना, तो L है, L है था, L है भैया। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। ओमेगा बाहर ले लो, तो V0 ओमेगा L। अब ये माइनस हो गया यार, माइनस कास ओमेगा t। तो साइन का एक ऐसा फॉर्मूला बताओ सर जिससे वो माइनस प्लस में बदल जाए। तो एक काम करो, थोड़ा सा एक काम करो, यदि कास को साइन में बदलो, कास को साइन में बदलो, तो आप लोगों ने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बिल्कुल सही है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बिल्कुल सही है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब इस माइनस का अंदर गुणा कर दो अच्छे तरीके से, तो V/ओमेगा L। तो जो जब अंदर गुणा करोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। मैं एकदम ओमेगा t माइनस π/2 कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई माइनस का अंदर गुणा होता है। हालांकि चतुर्थांश से ये लॉजिक मैथ वाले लगा लेंगे कि चतुर्थांश में साइन माइनस देता है, जब माइनस जाएगा तो अंदर गुणा हो जाएगा, लेकिन सीधा बच्चों माइनस गुणा कर दिया अंदर बस। ये कास ओमेगा t का होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये भी आप लोगों को पढ़ा है। ठीक है सर, 90 प्लस थीटा क्यों नहीं लिए? क्योंकि भाई माइनस को हमको प्लस बनाना है। यदि 90 प्लस थीटा करते तो गड़बड़ हो जाता, तो हम 90 माइनस थीटा लेंगे। पहले वाले में अपने 90 प्लस थीटा लिया था, साइन 90 प्लस थीटा। बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस नहीं था, इसमें माइनस है, तो इस माइनस को भी ख़त्म करना है, क्योंकि हमको ये फार्मूला हमने पढ़ा I बराबर I0 साइन ओमेगा t, इसमें सेट करना है बच्चों, ये माइनस नहीं रहता है। ठीक है, अब इसको हम कह दें ये I0 हो गया और साइन ओमेगा t माइनस π/2। तो बिल्कुल हाँ, इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1 और 2 में आप देखो, यदि ये धारा है बच्चों, ये धारा है, यदि धारा है तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज आगे है क्योंकि धारा पीछे है। ठीक है, देख लो आप लोग अच्छे तरीके से देख लो कि धारा का मान π/2 कम है वोल्टेज से, तो वोल्टेज को ऊपर दर्शा दिए, धारा को इधर दर्शा दिए। तो ये अपना फ्रेजर आरेख हो जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन आगे है कौन पीछे है। बाबूआ समझ रहे हो ना? तो धारा आगे है इसमें कि पीछे है? सर धारा पीछे है। यानी जब आप लोगों के परिपथ में क्या जुड़ा हो, एक प्रेरक कुंडली जुड़ा होता है, तब बच्चों जो धारा है वो पश्चगामी होता है वोल्टेज से। धारा क्या होता है? पश्चगामी होता है वोल्टेज से। धारा क्या होता है? पश्चगामी होता है वोल्टेज से। तो ये अपना धारा का मान निकल कर आ गया। फिर हम और भी आगे निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल धारा का मान तो निकाल ही लिए आप लोग, है ना। आप लोग वीडियो को रोके 1 बार 2 बार देखें बच्चों। हमने कहा है परिपथ है और यहाँ पे वोल्टेज आगे है, धारा पीछे। देख लो
धारा पीछे है। अब कहोगे सर ऐसा बनाए हो, ऐसा बनाते तो भाई धारा पीछे, तो धारा को पीछे करो, वोल्टेज कर दो। जरूरी नहीं रहता कि धारा, हमने कहा धारा ये तो वोल्टेज आगे, वोल्टेज आगे, यहाँ भी वोल्टेज आगे, धारा पीछे है 90 डिग्री, 90 आगे कौन है वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज आगे, तो दोनों फ्रेजर आर एक काम कर सकता है। ये मत सोचना कि सर ये वाला सही है ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला आपने करा दिया, नहीं बबुआ, वोल्टेज आगे रखो बस। समझ में आई बच्चों? तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण ये हो गया। फिर आप लोगों ने पढ़ा भाई कि तात्क्षणिक वोल्टता, तो ये अपना किरचॉफ के द्वितीय नियम से V बराबर आ गया। फिर बच्चों V का मान रखोगे, V का मान कितना रखोगे, V का मान रखोगे V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक बच्चों, फिर अपना पक्षांतर कर दो, तो L को इधर ले आओ बस। इसमें T के सापेक्ष समाकलन किया है, कोई दिक्कत नहीं है, T के सापेक्ष समाकलन कर दी, वही चीज़ अपना आना बच्चों। लास्ट में अपन ने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस चिन्ह था, क्या था बच्चों, माइनस चिन्ह। इस माइनस चिन्ह को हटाने के लिए ये फॉर्मेट लगाना पड़ा, है ना भाई। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन कॉस को साइन में बदला है, यहाँ पे कॉस को साइन में बदला है, कॉस को साइन में बदला है, तो साइन बदलने के लिए साइन 90 माइनस थीटा का प्रयोग किया है। बिल्कुल सही है सर। अब इस माइनस के कारण माइनस अंदर मार दिया धक्का, तो ओमेगा टी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब समीकरण 2 देख लो और समीकरण 1 देख लो भाई। अपना भी है कितना है, अपना भी इतना है, भी बराबर भी नाइट साइन ओमेगा टी, तो ये अधिक है कि ये, तो भाई ये अधिक है क्योंकि ये माइनस में कम है। माइनस का मतलब कम हो गया ना, किसी चीज़ से घटाओगे तो उसका मतलब उतना कम हो गया, तो माइनस पाई बाई 2 है मतलब उतना कम हो गया बच्चों, सिंपल है। तो ये पश्चगामी है, धारा क्या है, पश्चगामी है, धारा क्या है, पश्चगामी है। इसीलिए इस चित्र में आप लोगों ने देखा था धारा जो है पश्चगामी है, चित्र भी बना हुआ है, धारा पश्चगामी वोल्टेज से। ठीक बच्चों, चलिए कलांतर की बात करें तो दोनों के बीच कलांतर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच कलांतर, जैसे आप लोगों ने यहाँ पाई बाई 2 है, इनके बीच कलांतर निकालो। कलांतर कैसे निकालते हैं, अधिक वाले में से, तो अधिक ओमेगा टी है माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा टू ओमेगा कर गया भाई 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना बच्चा, 90 डिग्री। कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हम बात करेंगे प्रेरण प्रतिघात के बारे में। बिल्कुल सिंपल है, परेशान नहीं होना। प्रेरण प्रतिघात आप लोगों को मैं समझा दूंगा 1 मिनट में। अभी आपने पढ़ा बच्चों, ये देखो जरा यहाँ पे नज़र लगाना, आई बराबर भी नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यदि प्यारे बच्चों इसको हम धारा में तुलना करें तो इसको आई नॉट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चों, आई नॉट कह देते हैं। जहाँ आई नॉट बराबर हमने क्या माना, भी नॉट अपान ओमेगा एल। ये क्या है बच्चों, आपका शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। क्या बच्चों, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। किसका मान है, धारा का शिखर मान। अब यदि मैं कह दूं कि आई नॉट अपान भी नॉट कर दो 1 अपान ओमेगा एल, या बच्चों इसको उल्टा कर दो भी नॉट अपान आई नॉट तो ओमेगा एल। अब भी बटा यहाँ पे इसको एक्स एल से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि जानते हो बच्चों भी बटा आई बराबर आर होता है। लेकिन यहाँ आर नहीं लिख सकते। आर क्यों नहीं लिख सकते, आर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो अवरोध डाला जा रहा है वो प्रेरक कुंडली के द्वारा डाला जाता है, और जब प्रेरक कुंडली के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे हम बोलते हैं बच्चों प्रेरण प्रतिघात। क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। तो ये अपना बच्चों प्रतिघात का मान आ गया है ना, सिंपल सा। ठीक है, क्लियर। चलो जैसे अपना भी नॉट अपान आई नॉट ये आया, भी नॉट अपान आई नॉट ओमेगा एल, इसकी हम तुलना करेंगे ओम के नियम से। जब ओम के नियम से तुलना करते हैं बच्चों तो अपना क्या होता है, एक्स एल होता है। क्या, एक्स एल। तो एक्स एल बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में एक्स एल बराबर हो जाएगा ओमेगा एल। और आपने पढ़ा था एक्स सी बराबर होता 1 अपान ओमेगा सी। एक्स एल बराबर हो गया ओमेगा एल और एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा सी हो जाता है बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एलसीआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट देखने को तो सरल लगता है लेकिन है लंबा चौड़ा, और हम तो बिल्कुल लंबा चौड़ा की बात ही नहीं करते हैं, हम तो एकदम सिमिलर बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बबुआ, एल मतलब अपना प्रेरक कुंडली, सी मतलब संधारित्र, LCR, ठीक, LCR। इसके बीच बच्चों VL वोल्टता, VC और ये VR। धारा सब में समान बहेगा, धारा एक ही दिशा में जा रहा है तो वोल्टता अलग हो सकता है, लेकिन धारा जो है बच्चों वो सेम रहने वाला है।
धारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। किसी क्षण इसको प्रत्यवर्ती बोल्टता के साथ जोड़ देते हैं। जब किसी क्षण प्रत्यवर्ती बोल्टता से जोड़ते हैं तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता है। इसको समीकरण 1 दे दो क्योंकि इसकी जरूरत भर भर के पड़ेगी। ओम के नियम से बताओ बच्चों, ओम के नियम से यदि आपसे कह दूं कि v बराबर कितना होता है, आई आर होता है ना, तो वी आर बराबर आई आर। अच्छा, वी सी बराबर कितना हो जाएगा, आई इंटू आर की जगह सर एक्स सी ले लेना, वी एल की जगह आई इंटू एक्स एल ले लेना। ऐसा क्यों, मैंने कहा ना कि जब एल के द्वारा अवरोध डाला जाए, मतलब एक प्रेरक कुंडली के द्वारा, तो वो प्रतिघात कहलाता है, उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाए उसे एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, अब एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आई है बच्चों, जब कुंडली जुड़ा हो, कुंडली तो भी एल अग्रगामी होता है 90 डिग्री, और यदि सी जुड़ा हो तो आई से पश्चगामी होता है। ठीक, ये अपना वी सी हो गया। कुछ समझ में आया? यानी जब प्रेरक कुंडली जुड़ा होता है तो आई से अग्रगामी होता है, अभी आपने पढ़ा। सी जुड़ा हो तो आई से पश्चगामी होता है, पढ़ा। मतलब इसका जो परिणामी हो गया, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो इसका परिणामी आ गया। एक हम यहाँ पर बच्चों, अब ये अपना निकल कर आ गया परिणामी। अब इसके और इसके बीच जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से बच्चों एक आपको फाई कलांतर मिलता हुआ इस तरीके से डायग्राम प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कह देते हैं इसका परिणामी वोल्टेज ये भी है, परिणामी वोल्टेज, क्योंकि भाई VL और VC का परिणामी वोल्टेज इसका है, और भैया इनका मान लीजिए, और धारा के भी जो परिणामी वोल्टता है V है। ये अपना ये डायग्राम हो गया, ये जरूरत पड़ेगा, कलांतर निकालना पड़ेगा बच्चों। अब इसी से काम होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मान तो हमें पता है, इसका मान है VL माइनस VC, और इसका मान कितना है, इसका मान है अपना, इसका बच्चों R के लिए VR है, इसके लिए तो VR ही होगा ना, धारा VR, क्योंकि जब केवल R जुड़ा रहता है, जब केवल R जुड़ा रहता है तो I और R दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों बच्चों VR ये हो गया है ना, VL ऊपर हो गया, VC नीचे हो गया, VL और VC का परिणामी VL माइनस VC हो गया। अब VL और VC और VR का परिणामी ये बच्चों V हो गया। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो कर्ण का वर्ग यानी V का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो इसको आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब VL माइनस VC है, VL माइनस VC है। यहाँ पे खेल यहाँ से शुरू होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से फिर से समझना बच्चों, VL जो होता है VR से अग्रगामी है, VC जो है VR से पश्चगामी है, तो VL और VR का परिणामी इतना हो गया और इसके बीच का परिणामी V हो गया। इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। देखना बच्चों, इसका मान होता है IR, बड़े प्यार से रख दिया। XL का मान कितना होता है, I इंटू XL, ये हमने यहाँ पर लिखा है। XC का मान I इंटू XC। सभी में से आई स्क्वायर, यहाँ भी आई स्क्वायर, यहाँ भी आई स्क्वायर, सभी में से आई स्क्वायर बाहर ले लो, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, ये बच गया बच्चों आप लोगों का। ठीक है, यदि मैं आपसे कह दूं V बराबर कहो तो ये वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो वर्ग है बच्चों, इसको अपन अंडर रूट यदि कर दें वर्गमूल XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, अब ये बच्चों आई स्क्वायर है, ये इससे हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिसका वर्ग होता है वो बाहर आ सकता है। तो अपना अंदर कितना बचेगा, आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये अपना V का मान आ गया बच्चों, क्या आ गया, V का मान आ गया, ये अपना V का मान आया अभी। ठीक है, अब यदि मैं इससे थोड़ा सा तुलना करूं कि V बटा आई कर दूं, इसको आप समीकरण दे दो, समीकरण जो भी है 2 3 4, समीकरण 1 दिया था, समीकरण 2 हो गया। अब मैं आपसे कह दूं कि चूंकि XL बराबर ओमेगा L व XC बराबर 1/ओमेगा C होता है, तो आप V बराबर कह सकते हो I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
XL मतलब ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये भी आप कह सकते हो, समीकरण 3 दे दो। ये भी आपका एक प्रकार से समीकरण है बच्चों, है ना। तो ये अपना परिणामी बोल्डता आ गया, किसके लिए? LCR परिपथ के लिए। परिणामी बोल्डता आ गया LCR परिपथ के लिए। बच्चों ये हमने जो लिखा है पूरा, यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि LCR परिपथ है बच्चों, LCR परिपथ, ठीक है। ये पूरा हमने जो, फिर VL बराबर I इंटू XL हमने कहा, ठीक। अब VC बराबर I इंटू XC, VR बराबर I इंटू R कहा बच्चों हमने। तो ये अपना जो हमने प्रोसेस बताया पूरा का पूरा पाइथागोरस प्रमेय से ये कहानी आ गया यहाँ तक, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए मैं सिस्टमेटिक बताया हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। ये तो डायरेक्ट किताब का बच्चों, इसलिए इसमें आप लोगों को थोड़ी परेशानी होगी। और जो नोट्स रहता है, हैंडी टेन नोट्स रहता है, उसमें आप लोगों को बढ़िया मिल जाएगा। इसके बाद हम प्रतिबाधा, यदि आपसे कह दे बच्चों तो प्रतिबाधा आप आसानी से कर सकते हो यार। प्रतिबाधा हम यहीं से करेंगे, देखो ना पूरा जो सिस्टमेटिक यहाँ पर हमने जो समझाया है वही चीज़ यहाँ पर भी है। प्रतिबाधा हम यहीं से निकालेंगे। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, इसको पक्षांतर कर दें, प्रतिबाधा निकालने के लिए इसको हम पक्षांतर करेंगे। और जो बच्चा यदि चाहता है कि नोट्स लेना ही है सर का, तो मात्र 100 रुपये बच्चा प्रॉपर नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस का। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना 96 85 29 91 49, 9685299149। बच्चों भी को रहने दो, आई को इधर ले आओ, तो यहाँ पर बचेगा कितना? R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। अब यही तो V बटा आई क्या है? V बटा आई क्या है? R है। किंतु यहाँ R नहीं लिख सकते, यहाँ Z लिखेंगे। Z क्यों लिखोगे सर? Z क्यों लिखोगे सर? क्योंकि Z इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 का कॉम्बिनेशन हो या 3 का कॉम्बिनेशन हो बच्चों, तो हम V बटा आई को ओम के नियम से तुलना करेंगे तो Z लिखेंगे। यानी Z का मान आ गया बच्चों R स्क्वायर प्लस ओमेगा L अपन 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये अपना किसका आ गया? प्रतिबाधा आ गया। कहा गया बच्चों? प्रतिबाधा, ठीक, प्रतिबाधा आ गया। कलांतर निकालना है, कलांतर। कलांतर ये फाई, दोनों के बीच फाई है। अच्छा, ये और ये दोनों सेट हो जाए, यानी लंब और आधार दोनों सेट हो जाए, उसका फॉर्मेट है tan। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। IXL माइनस IXC और IR, I से I सब में कट जाएगा बच्चों, तो tan फाई है, फाई कर दो। I से I कट गया तो XL माइनस XC अपान अपना R, ठीक है बच्चों। यदि हम कह दें फाई बराबर, तो tan इन्वर्स हो जाएगा इधर, XL माइनस XC अपान R। या बच्चों फाई बराबर tan इन्वर्स XL के जगह अपन रख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बटा R। ये अपना कलांतर है बच्चों। क्या आ गया? कलांतर आ गया। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये अपना है ना परिणामी प्रतिबाधा, हमने बताया कि V बटा आई ओम के नियम से तुलना करेंगे तो यहाँ पे प्रतिबाधा होगा, प्रतिघात नहीं, सीधा प्रतिबाधा, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। किससे? Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये Z से रिप्रेजेंट करती है, ठीक। यदि कलांतर की बात करी जाए तो यहाँ पर फाई है बच्चों। क्या है? फाई, फाई। तो ये परिणामी वोल्टेज ये अपना VL माइनस VC है। तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। IR है, VR कर दो, VR की जगह बच्चों फिर अपना एक स्टेप और आता है, ये ऐसे आता I इंटू XL, I इंटू XC बटा I इंटू R। फिर I से I कट जाता बच्चों, फिर अपन वैल्यू पुट करते। मतलब मैं डायरेक्ट है, थोड़ा सा आपको मैं सिस्टमेटिक बता ही दिया है। अब कोई कहेगा धारा कितना होगा सर? ये धारा कितना होगा? ये धारा, साला धारा कितना होगा? तो ये धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना है? फाई है। कितना है? फाई है। मतलब वोल्टेज से धारा जो है वो थोड़ा सा पश्चगामी है। यदि आपसे कहा जाए कि V बराबर कितना था? V बराबर V0 साइन ओमेगा टी था, तो I बराबर कितना हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। जहाँ फाई कितना है? जहाँ फाई है tan इन्वर्स ओमेगा L अपान 1/ओमेगा C बटा R। ये tan फाई, जहाँ फाई आपने पढ़ लिया, ठीक है। कोई दिक्कत? अरे बाबू
आई नॉट। और आई नॉट कितना है, आई बराबर वी बटा आर होता है, तो वी बटा जेड हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों एलसीआर अपना कंप्लीट होता है। अब हम एलसीआर का अनुनादी स्थिति बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये, चाहे यहाँ पे आप लोग समझ लो, चाहे बच्चों आप एलसीआर का अनुनादी स्थिति इसको समझ लो, वही चीज़ है। एक क्वेश्चन आता है एलसीआर परिपथ के अनुनादी आवृत्ति निकालो, एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति निकालो। तो बच्चों चाहे आप शुरुआत में पढ़ लो चाहे वहाँ पे पढ़ लो, वही चीज़ है। ठीक है, चलो इसमें ही देखते हैं कि एलसीआर की अनुनादी स्थिति क्या कहलाती है। कि श्रेणी एलसीआर परिपथ में एसी स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। मतलब धारा का मान अधिकतम हो तो अनुनाद की स्थिति कहलाती है। धारा का मान अधिकतम हो इसका मतलब प्रतिरोध का मान न्यूनतम हो, प्रतिरोध का मान क्या हो, न्यूनतम होना चाहिए। अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे, बहुत सिंपल है बबुआ। बोला ये गया कि परिपथ में तीन चीज जुड़ा हुआ है, एक आपका एल, एक आपका सी और तीसरा आपका आर। और इसकी अनुनादी आवृत्ति की स्थिति कब कहलाएगी, जब इसमें धारा का मान अधिकतम हो, उस स्थिति की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। समझ में आया बाबू? ठीक है, कि मतलब जब धारा का मान अधिकतम हो, धारा का मान क्या हो बच्चों, अधिकतम। अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है शिखर मान। धारा का मान अधिकतम हो इसका मतलब शिखर मान हो, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अनुनाद की स्थिति, और तब उसकी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ठीक, अब हमने अभी पढ़ा कि जब ये एलसीआर परिपथ आता है, अच्छा ओम का नियम तो आपने पढ़ा है कि सर V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटा आर। लेकिन यहाँ पर अधिकतम मान आई नॉट का मान V नॉट बटे जेड से रिप्रेजेंट होगा। जेड क्यों, आर क्यों नहीं? अरे जेड इसलिए बच्चा क्योंकि यहाँ पे तीन लोग हैं और तीन लोग कॉम्बिनेशन में हैं, तो यहाँ पे प्रतिबाधा है भैया, और प्रतिबाधा तो जेड से ना लिखेंगे। अच्छा सर तो ये जेड का है यार, अरे जेड का मान हमने निकाला है रे बाबुआ, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा आर का, आई का मान अधिकतम कब होगा बताओ, मैक्सिमम कब होगा, जब आई का मान मैक्सिमम कब होगा, जब जेड का मान मिनिमम हो। मिनिमम हो मतलब जेड का मान कम हो तब तो आई का मान अधिक होगा। वाह 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 भाई, क्या बात है, समझना। इसका मान न्यूनतम होना चाहिए, जेड का मान न्यूनतम होना चाहिए, और न्यूनतम कब होगा, जब इनकी वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो, मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी का मान जीरो के बराबर, यानी एक्स एल बराबर एक्स सी हो। मतलब इसका मान न्यूनतम हो, जब ये जीरो हो जाएगा केवल आर बचेगा, तो भाई इसका मान कम होगा, इसका मान कम होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी का मान कम होगा, इनके द्वारा अवरोध कम डाला जाएगा, इनका मान कम होगा, ना के बराबर हो, लगभग जीरो के बराबर हो, एक्स एल माइनस एक्स सी जीरो के बराबर हो। जब इसका मान कम होगा बबुआ तो जेड का मान कम हो जाएगा और आई का मान बढ़ जाएगा, है ना। तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा को इधर पक्षांतर कर दो, ओमेगा स्क्वायर अपान 1/LC। ठीक है, 1/LC। ठीक है, तो ओमेगा बराबर बच्चों, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, यदि मान लीजिए ओमेगा नॉट हो, अनुनादी नहीं परिणामी अनुनादी है, तो ये अपना ओमेगा नॉट ले सकते हैं, मतलब अधिकतम की बात की जा रही है। तो ओमेगा नॉट बराबर √1/LC। ये बच्चों उसकी अनुनादी आवृत्ति आ गई। अनुनादी कोणीय आवृत्ति है, ये तो कोणीय आवृत्ति है सर। तो ओमेगा नॉट बराबर होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो मुझे न्यू निकालना है, तो कितना होगा, न्यू निकालना है बच्चों, तो मुझे ओमेगा अपान 2 पाई, और ओमेगा का मान है √LC 1/। तो ये बच्चों अनुनादी आवृत्ति आ गई। तो ये अपना आ गया बच्चों कोणीय आवृत्ति, और जो कि अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। सिस्टम से बता रही है बाबू, सिस्टम फेल हो गया रे, इतना सरल है सर। हाँ यार भाई इतना सरल है, कठिन जिसे आप लोग समझते हो ना, कठिन नहीं रहता भाई। ये अपना भाई एलसीआर के लिए है ना। आपने पढ़ा शिखर मान, अधिकतम मान कब होगा बाबू इसका, जब जेड का मान छोटा होना चाहिए, और जब जेड का मान छोटा होना चाहिए
तभी आई का मान बढ़ेगा। और जेड का मान छोटा कब होगा? जब इनकी वैल्यू लगभग शून्य हो जाए, इनकी वैल्यू लगभग शून्य हो जाए। खत्म कर देंगे बाबू इसको खत्म कर देंगे तो आर का मान न्यूनतम होगा और धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो आई बराबर V0 अपन आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस स्थिति में जब इसका मान शून्य होगा, जब इसका मान शून्य होगा बच्चा, जब इसका मान शून्य होगा, मतलब यदि मैं कह दूं कि XL माइनस XC का मान शून्य होगा, पक्षांतर करेंगे तो XL बराबर XC ओमेगा नॉट L अपान 1 अपान ओमेगा C आप लोगों ने पढ़ा है। तो बच्चों आप लोगों ने ये पढ़ा, ये हमने कराई दिया आप लोगों को, ये हमने करा दिया बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो यार, स्क्रीनशॉट ना लो और लेना है तो ले लो आप लोग। आगे बात करेंगे बच्चों जो सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन नहीं आते। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन, ट्रांसफार्मर का लौहास ताम्रहास, है ना, अनुप्रयोग, इसका अंतर, ये बच्चों आप लोगों को पढ़ना है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है। हम तो जानते हैं सर, हम इसमें ज़्यादा देखना, हम इसको ज़्यादा समय देंगे ही नहीं। हम ऐसे टॉपिकों को समय नहीं देते हैं कि भाई आप लोगों को बहुत समय देंगे। अरे कम रे बबुआ, कम से कम समय में, समझ रहे हो ना। आज हमारा आखिरी टॉपिक है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पढ़ लेना। ट्रांसफार्मर की परिभाषा बच्चों क्या होता है कि एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है वो ट्रांसफार्मर कहलाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि प्रत्यवर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देता है, ठीक है बच्चों। देखना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। अभी आप समझो, ये मान लो दो भाग है ट्रांसफार्मर के, यहां भी ट्रांसफार्मर। देखना बच्चों, यहां पे फेरों की संख्या 2 है और यहां पर हमने 4 कर दिया, यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, ज्यादा चा हो गया। यहां पे फेरों की संख्या 4 है और यहां पे 2 हो गया, मतलब बच्चों आप चाई ट्रांसफार्मर हो, ठीक। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टता को बढ़ाना या घटाना, वोल्टता को घटाना या बढ़ाना। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक अपचाई और एक उच्चाई। उच्चाई में बच्चों ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। जब हमने यहां से धारा दिया और इधर पर फेरों की संख्या ज्यादा है तो प्रेरण की क्रिया से धारा का मान बढ़ गया, वोल्टेज का मान बढ़ गया, इसलिए ऊंचाई कहलाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। घर में जैसे आपके घर में बच्चों स्टेबलाइजर वगैरह रहता है, वहां पे बच्चों ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। मतलब फेरों की संख्या कम थी, 2 ही फेरे थे, कितने फेरे 2, लेकिन यहाँ पर फेरे ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। फेरों की संख्या ज़्यादा आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है ना, प्रेरण की क्रिया जिस पे हो रही, तो फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज का मान कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण का मतलब होता है कि एक कुंडली में हम जब धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना आपका अन्योन्य प्रेरण है कि जब हम प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, प्रत्यवर्ती धारा आरोपित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। वो आपका ट्रांसफार्मर का अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत कहलाएगा बच्चों। अन्योन्य प्रेरण, एक कुंडली में धारा बहे, दूसरे कुंडली में अपने आप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ठीक है। ऐसे ही जब हम प्राइमरी में यानी प्राथमिक कुंडली में प्रत्यवर्ती धारा लगाते हैं तो प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में बच्चों क्या उत्पन्न होता है, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ऐसे प्राइमरी है बच्चों, इसमें हम बात करते हैं कि जब हम प्रत्यवर्ती धारा लगाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये प्राइमरी सेकेंडरी का खेल है, ठीक है। तो जब बच्चों ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो यदि सिद्धांत आएगा तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यवर्ती विभवांतर लगाया जाता है तो क्रोड से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण की क्रिया से द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यवर्ती धारा उत्पन्न हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये आप थोड़ा सा फैराडे का नियम समझाओ, तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इसमें धारा लगाया हमने, क्या लगाया, धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, सही है सर।
चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होती है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होती है। फलस्वरूप बच्चों प्रेरित बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब जैसे इसमें हमने धारा बहाया, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और बच्चों यहाँ पर यदि फेरों की संख्या अधिक है तो वोल्टेज बढ़ जाता है, फेरों की संख्या कम है तो वोल्टेज कम हो जाता है। खत्म। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है बच्चों, एक आपका अपचाई और दूसरा उच्चाई। अपचाई में हमने कहा अपचाई मतलब फेरों की संख्या कम, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो जाएगी। द्वितीय कुंडली बच्चों फेरों की संख्या जैसे 3 कर दिया और यहाँ पे 4 है, एक और कर देते हैं 5। तो अपचाई क्या करता है? प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम कर देता है, प्रत्यवर्ती वोल्टता कम, और उच्चाई जो प्रत्यवर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है ना, बढ़ा घटा देता है बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसमें अंतर पूछा जाता है, जी हाँ, कि उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टता को बढ़ाता है और ये वोल्टता को कम कर देता है। फेरों की संख्या मैंने क्या बताया? उच्चाई में द्वितीयक में फेरों की संख्या बढ़ाता है बच्चों, द्वितीयक में ज़्यादा है। मैंने आपको क्या बताया? उच्चाई ट्रांसफार्मर देखो जरा, द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा है, प्राथमिक में कम है। जब अपचाई की बात करते हैं द्वितीयक में, सेकेंडरी है ना बच्चों, सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम है, ये सेकेंडरी है, फेरों की संख्या कम है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा जो उच्चाई है वो वोल्टता को बढ़ाता है लेकिन धारा की प्रबलता को कम करता है। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? वोल्टता को घटाता है लेकिन धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, ये अपोजिट है। परिणामन अनुपात 1 से कम होता है और परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है। ये परिणामन अनुपात है क्या? इसे आप कब समझोगे? जब आप ट्रांसफार्मर का व्यंजक सीखोगे। यदि ट्रांसफार्मर का व्यंजक आपसे नहीं बन रहा है, यानी सिद्धांत आप लोग अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, तो फिर आपसे नहीं बनेगा। फिलहाल ये ट्रांसफार्मर का ये तो पता होना चाहिए यार, है ना बबुआ? ठीक, चलो अब बात करते हैं बच्चों, यदि हम इसके थ्योरम की, तो आप लोगों को होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क सर? होमवर्क क्या है? शिव कोचिंग क्लासेस में आप एक बार ट्रांसफार्मर का थ्योरम, ठीक, और दूसरा वर्ग माध्य मूल माध्य का व्यंजक, इसे पढ़ लेना। शिव सर ने छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से बताया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, समय का ध्यान दें, पढ़ाई करते रहें। एक क्वेश्चन मैंने कह दिया, सिद्धांत आपको पढ़ के आना है, बाकी 6 वगैरह यार यूँ आपकी चुटकी कहाँ खेल है ना। ताम्र 6, लौह 6। ताम्र 6 कैसे होता है? जैसे मैंने कहा कि भाई ट्रांसफार्मर में भी कुछ ऊर्जा हानि होती है, तांबे की कुंडली बनाते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो ऊष्मा के रूप में उसमें क्षय हो जाएगा बच्चों। क्रोड में भंवर धारा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा है ना, उसमें भी कुछ क्षय हो जाएगा। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, संपूर्ण फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं हो सकता है ना। पहले कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, उसे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा द्वितीय कुंडली में आ जाए। स्थैथिल्य हानि, क्रोड को बार बार चुंबकित विचुंबकित करने से कुछ ना कुछ ऊर्जा का हानि हो जाता है बच्चों। परिणामन अनुपात क्या है देख लो जरा, है ना। सेकेंडरी फेरों की संख्या और प्राइमरी का अनुपात परिणामन अनुपात है। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूँ कि कहाँ गया भैया कुंडली, हमारा कुंडली कहाँ गया? इसमें देखो सेकेंडरी में ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो सेकेंडरी में ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो परिणामन अनुपात ऊंचाई का अधिक होगा और अपचाई का कम होगा। यही चीज़ तो बता रहे थे, ऊंचाई का अधिक होता है, ऊंचाई का अधिक होता है बच्चों। परिणामन अनुपात 1 से कम होता है, परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है। अपचाई का अधिक होगा कि कम होगा? उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है बच्चों। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा है यार, यहाँ पे गलत लिखा है। ये जैसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ना, ये ऊंचाई होना चाहिए, इधर ये अपचाई होना चाहिए। अपचाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। इसमें ये इधर ये गड़बड़ लिखा है ना, इधर का इधर, इधर का इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब ठीक है, अपचाई जो होता है घटाता है, ऊंचाई बढ़ाता है। बाकी बताया सब ठीक हूँ मैं, ठीक, चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने जो समझाया वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आप लोगों को होमवर्क जो मैंने दिया है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, अरे बबुआ यदि याद नहीं पढ़ा ना तो बाद में रोएगा भैया। होमवर्क दिया हूँ ना, पढ़ लेना बाबू।
ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।